Hello students and my dear friends, I am Dr. Shalini Shukla and today is 24th of March 2021, Wednesday. Inspiration of the day is every day do something that will inch you closer to a better tomorrow. News from March 23rd and 24th Business Standard will be covered in today's discussion. And these are the articles that we are going to discuss. So let's start with article number 1 given on page number 1 of today's Business Standard newspaper. Supreme Court lifts NPA standstill. आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एनपीए इशू को लेकर के अपना वर्डिक्ट दे दिया है एंड एज पर द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया नो कमर्शियल बैंक कैन चार्ज interest on interest for the account that sought moratorium relief during the pandemic. इशू क्या था? इशू ये था कि पैंडेमिक की वजह से जो कमर्शियल बैंक्स थे उन्होंने आरबीआई के डायरेक्शन के तहत एज जितने भी ऐसे इंडिविजुअल्स थे जो जिन्होंने लोन ले रखा था, जिनकी इंस्टॉलमेंट पे नहीं हो पा रही थी बिकॉज ऑफ द पैंडेमिक, उनका बिजनेस हॉल्ट हो गया था, उनके इनकम, उनका रेवेन्यू जनरेशन हॉल्ट हो गया था, तो ऐसे लोन टेकर जो अपनी इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पा रहे थे उनको आरबीआई के डायरेक्शन में कमर्शियल बैंक ने मोराटोरम पीरियड दिया था फॉर 6 मंथ कि 6 महीने तक वो चाहें तो अपनी इंस्टॉलमेंट ना पे करें. बट कमर्शियल बैंक्स उस ड्यूरिंग 6 मंथ के ड्यूरेशन में, जो 6 मंथ का ड्यूरेशन है जिसमें जो लोन की इंस्टॉलमेंट ड्यू थी उनके इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगाने के लिए तैयार थी. बेसिकली कंपाउंडिंग इंटरेस्ट की बात हो रही थी कि जो इंटरेस्ट ड्यू था, जो इंटरेस्ट पे करते हैं लोन के इंस्टॉलमेंट में, उस पर भी इंटरेस्ट लगाया जाएगा बिकॉज दैट पर्टिकुलर इंस्टॉलमेंट इज ड्यू. और बैंक्स का अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसमें ये था कि बैंक को, जो डिपॉजिटर्स हैं बैंक के, उनको इंटरेस्ट देना पड़ता है उनके डिपॉजिट पे. बैंक का बिजनेस मॉडल हम सबको पता है, जो स्मॉल से हाउस होल्ड्स होते हैं, जो स्मॉल सेविंग्स होती हैं, उनसे पैसा लेते हैं और दे ट्रांसफ़र और दे गिव दैट अमाउंट एज अ लोन टू बोरोवर्स. और बोरोवर्स से वो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज करते हैं और जो हाउस होल्ड्स होते हैं, जो इंडिविजुअल सेवर्स होते हैं, उनको कम इंटरेस्ट रेट देते हैं. तो जो डिफरेंस होता है दैट इज़ देयर इनकम. और कई बार मैंने बताया है कि बैंक्स के जो लोन होते हैं वो उनके एसेट्स होते हैं क्योंकि बैंक के लोन ही उनकी इनकम जनरेट करते हैं. तो बैंक्स तो मोरेटोरियम देने को तैयार हो गए एज पर द आरबीआई डायरेक्शन, लेकिन बैंक्स का ये कहना था कि बैंक इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट चार्ज करेंगे. जो इंटरेस्ट लग रहा था, जो जिस इंटरेस्ट पे लोन लिया था, वो तो इंटरेस्ट चार्ज ही करेंगे बैंक, बट जो रीपेमेंट, इंस्टॉलमेंट की रीपेमेंट नहीं हो पाई थी उस पर भी इंटरेस्ट, उसके इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट चार्ज करेंगे जब ये मोरेटोरियम पीरियड एक्सटेंशन ख़त्म हो जाएगा. तो इसको लेकर के कई सारे जो बोरोवर्स थे वो सुप्रीम कोर्ट गए. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से कहा दैट इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट फॉर दोज अकाउंट्स हु आर एक्चुअली सीकिंग मोरेटोरियम रिलीफ एक्चुअली अनएथिकल. क्योंकि कोविड-19 के ड्यूरेशन में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो स्मॉल स्केल कंपनीज़ हैं, मीडियम स्केल कंपनीज़ हैं, वो ऑलरेडी रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रही, प्रॉफिट जनरेट नहीं कर रही, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हॉल्ट हैं, वो अपना एक्चुअल अमाउंट का इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर पा रहे हैं, लोन का अमाउंट नहीं पे कर पा रहे हैं. तो उसके ड्यूरेशन में जो इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लग रहा है, जो कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, दैट इज़ एक्चुअली अनएथिकल. कमर्शियल बैंक्स को ये नहीं लगाना चाहिए. तो कई टाइम से ये इशू चलता आ रहा था. फाइनली सुप्रीम कोर्ट हैज़ cut off such moratorium and apex court said that would be August 31st 2020 and beyond which all loans that had been repaid as per the schedule can be declared non-performing assets. तो कई सारे जो इश्यूज थे इस मोरेटोरियम पीरियड को लेकर के, टाइम के एक्सटेंशन को लेकर के, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट को लेकर के, फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने सारे स्टैंड स्टिल को क्लियर कर दिया है. नाउ बैंक्स हैव अ क्लियर पिक्चर कि अब उनके पास कितना एनपीए है, कितना उनको मोरेटोरियम दिया था उसका नुकसान क्या, जो उन्होंने बोरोवर्स को एक्सटेंशन पीरियड दिया था, मोरेटोरियम रिलीफ पीरियड. बेसिकली मोरेटोरियम पीरियड होता है क्या? मोरेटोरियम पीरियड एक ऐसा पीरियड होता है जिसमें जो बोरोवर्स होते हैं दे आर नॉट लायबल टू पे द इंस्टॉलमेंट फॉर देयर लोन, उनको रिलीफ दिया जाता है. जनरली होता क्या है, अगर हम एग्जांपल लेकर आपको समझाऊं तो जैसे एजुकेशन लोन लिया, किसी स्टूडेंट ने एजुकेशन लोन लिया और उसका 4 साल का बीटेक है, तो उसने फर्स्ट ईयर में एजुकेशन लोन लिया, 4 साल तक वो अपनी पूरी एजुकेशन कंप्लीट करेगा और बैंक विल बेयर द ऑल द फीस जितना अमाउंट लोन का सेंक्शन हुआ है. उसके इमीडिएटली जैसे 4 साल कंप्लीट होंगे तो बैंक ये एंटिसिपेट करता है, बैंक ये
एक्सपेक्ट करता है कि अब 4 साल पूरे हो गए तो जो कैंडिडेट्स था वो उसको जॉब लग गई होगी और ही विल बी एबल टू रीपे द लोन। बट इसके बाद भी बैंक 1 साल का एक्सटेंशन देती है कि ठीक है, अगर मे बी देर आर सर्टन सिचुएशन की तुरंत जॉब नहीं लगती या जॉब लग जाती है तो इतनी नहीं लगती कि लोन रीपेमेंट किया जा सके, तो बैंक 1 साल का एक्सटेंशन उसे बोलते हैं मोराटोरम पीरियड, रिलीफ पीरियड, कि ठीक है आप 4 साल के बाद 1 साल बाद आप और टाइम ले लीजिए, इसके बाद 5वें साल से यू स्टार्ट रीपेइंग योर एजुकेशन लोन। तो दिस रिलीफ पीरियड इज कॉल्ड एज मोराटोरियम पीरियड। तो पैंडेमिक में कॉमर्शियल बैंक्स ने जितने भी बोरोवर्स थे जो अपनी इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर पा रहे थे, अपना लोन पे नहीं कर पा रहे बिकॉज ऑफ देयर बिजनेस इज हॉल्टेड बिकॉज ऑफ पैंडेमिक, तो उसके लिए उनको रिलीफ प्रोवाइड किया गया था, उनको 6 महीने का मोराटोरियम एक्सटेंशन दिया गया था जिसको बाद में कई बार एक्सटेंड किया गया। और अभी भी कई सारे जो एक्सपर्ट्स थे, जो इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव थे, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन थे, दे वर डिमांडिंग कि और इस पीरियड को एक्सटेंड किया जाए, मोराटोरियम पीरियड को और एक्सटेंड कर दिया जाए, क्योंकि पैंडेमिक का इम्पैक्ट जो है वो भी खत्म नहीं हुआ। कई सारे इश्यूज पर सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिटी दे दी। सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया कि देयर विल बी नो एक्सटेंशन ऑन मोराटोरियम पीरियड, देयर विल बी नो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट। बैंक जो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट जो रीपेमेंट वाला जो इंटरेस्ट जो पे नहीं हुआ था मोराटोरियम के ड्यूरेशन पे, उसके इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट जो बैंक लगा ना, दैट इज अनएथिकल। बैंक कैन नॉट चार्ज एनी इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट और अ कंपाउंड इंटरेस्ट ड्यूरिंग मोराटोरियम periods, and banks can also finally start declaring their bad loans with the court vacating the interim relief granted earlier not to declare the accounts of borrowers as NPA। तो बैंक अब अपने जो बैड लोन्स है उनको डिक्लेयर भी कर सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले स्टे कर दिया था कि कोई भी बैंक अपने बोरोवर के नाम या बोरोवर को अभी मोराटोरियम पीरियड के ड्यूरेशन में किसी भी ऐसे बोरोवर को जिसका लोन रीपेमेंट नहीं हो पाया, इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं हो पाया 90 डेज में, उसको एनपीए की कैटेगरी में क्लासीफाई नहीं करेगी और उसको एनपीए डिक्लेयर नहीं करेगी ड्यूरिंग मोराटोरियम पीरियड। बट नाउ दैट रिलीफ हैज़ बीन वैकेटेड, बैंक्स आर नाउ फ्री टू डिक्लेयर देयर अकाउंट और डिक्लेयर द अकाउंट ऑफ पर्टिकुलर बोरोवर्स एज एनपीए इफ दे आर डिफॉल्टिंग ऑन लोन। तो कई सारे इश्यूज पर अब सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिटी कर दिया, एंड इट इज़ वेरी नाउ इट इज़ वेरी क्लियर फॉर बैंक्स कि उनका कितना एनपीए है, उनको अब मोराटोरियम एक्सटेंशन नहीं देना है अपने बोरोवर्स को, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट वो चार्ज नहीं कर सकते। हालांकि अब बैंकिंग सेक्टर को इस पर्टिकुलर ऑर्डर से, जो बेसिकली इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट पर जो ऑर्डर दिया गया है, इस पर बैंकिंग सेक्टर को एक बहुत ह्यूज अमाउंट का फाइनेंशियल लॉस होने वाला है। सो दीज आर द की salient feature for the court order. Moratorium relief has to be given to all including accounts above than 2 crore. So ऐसे borrowers जिनका 2 करोड़ से ज़्यादा का लोन है, उन सभी को यूनिफॉर्मली मोराटोरियम एक्सटेंशन पीरियड का बेनिफिट मिलना चाहिए। एनी एक्सेस इंटरेस्ट चार्जेस मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट चार्ज नहीं कर सकती बैंक उस मोराटोरियम पीरियड के ड्यूरेशन में, और अगर बैंक ने चार्ज किया है तो दैट हैज़ टू बी रिटर्न टू द बोरोवर इन टू द अपकमिंग टाइम। अगस्त 31, 2020 के बाद का कोई एक्सटेंशन अलाउ नहीं होगा मोराटोरियम पीरियड के फॉर्म में, और अगस्त 31, 2020 के बाद के जितने भी लोन्स हैं जिसमें रीपेमेंट ड्यू है, दैट कैन बी ट्रीटेड एज एनपीए बाय बैंक्स, एंड any other decision on economic policy should be left on expert and policy makers। तो अब ये कह सकते हैं कुछ पॉजिटिव बेनिफिट्स हैं इस डिसीजन के, कुछ नेगेटिव बेनिफिट्स हैं इस पर्टिकुलर वर्डिक्ट के ऑन इंडियन बैंकिंग इंडस्ट्री। तो जो इकोनॉमिक इश्यूज़ को इन्वॉल्व करने, जो पॉलिसीज़ को डिवाइस करने का, फॉर्मुलेट करने का जो राइट था, वो फिलहाल के लिए आरबीआई फाइनेंस मिनिस्ट्री के ही पास दे दिया गया, एंड दैट कैन नॉट बी चैलेंज ईजिली नाउ एज पर द करंट वर्डिक्ट। ईदर गवर्नमेंट और बैंक हैज़ टू शेल आउट अप्रॉक्सीमेटली 7,000 to 7,500 करोड़ एक्स्ट्रा रिलीफ ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट रिवर्सल। जो कंपाउंड इंटरेस्ट को रिवर्स कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसे अप्रॉक्सीमेटली 7 से 8 हज़ार करोड़ का रिलीफ आइदर आरबीआई प्रोवाइड करे कमर्शियल बैंक्स को या गवर्नमेंट प्रोवाइड करे, इन एडिशन टू ₹1.2 ट्रिलियन ऑफ एनपीए are going to add up into this year March, and numbers as pro forma NPA gets recognized as actual। तो एनपीए की क्लियर पिक्चर अब सामने आएगी। अप्रॉक्सीमेटली 8,000 करोड़ तक का जो फिस्कल रिलीफ है वो बैंक्स को प्रोवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि इतना ही नुकसान उनको कंपाउंड इंटरेस्ट के वेवर से होने वाला है।
And this is the financial snapshot of different banks, SBI, Bank of Baroda, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक की उनमें कितना ग्रॉस एनपीए है, कितना नेट एनपीए है, कितने प्रोफार्मा जीएनपीए है, कितने प्रोफार्मा नेट एनपीए है, तो सबका अकाउंट टिल December 2020 तक का दिया हुआ है. You do not need to mark up, you can just have a glimpse of it. And this is the bank stock after this verdict, and we can clearly see that Nifty has seized the bounce after the announcement or after this verdict of Supreme Court. So all the stocks of banks get a boost after this Supreme Court order. अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 2 गिवन ऑन पेज नंबर 5 ऑफ यस्टरडे बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर. पैनल सेटअप टू स्क्रीन ऑन टैप बैंक लाइसेंस. तो मंडे को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने स्टैंडिंग एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी विच विल इवैल्यूएट द एप्लीकेशन ऑफ यूनिवर्सल बैंक और स्मॉल फाइनेंशियल बैंक हैज़ ऑलरेडी बीन सेट अप. तो मंडे को, अगर इतना डिफ़िकल्ट लैंग्वेज में ना बोले तो मंडे को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक पैनल सेट कर दिया है जो कि यूनिवर्सल बैंक और स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो एप्लीकेशंस हैं उनको इवैल्यूएट करेगी. कमेटी में 5 मेंबर्स हैं with the former deputy RBI governor as a chairman. So this is a 5-member committee that has been constituted by RBI for evaluating the applications of Universal Bank and SFBs. So finally this panel will work for the tenure of 3 years. पहले जो भी application आए that will be evaluated by RBI, and after the eligibility criteria and other things, the RBI will actually fast forward this application to the committee or the panel, and the panel will evaluate these application in terms of their feasibility. दिस न्यूज़, अब बिजनेस स्टैंडर्ड में तो ये न्यूज़ सिर्फ इतनी ही दी हुई थी, बट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पर क्या है? इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहाँ पर ये है कि व्हाट इज़ यूनिवर्सल बैंक एंड व्हाट इज़ स्मॉल फाइनेंस बैंक, जिनको SFBs भी बोलते हैं. एंड वाई एक्चुअली RBI इज़ गोइंग टू गिव लाइसेंस फॉर दीज यूनिवर्सल बैंक्स और स्मॉल फाइनेंस बैंक. क्यों RBI एक्चुअली बनाने जा रही है? तो जो ये स्टैंडिंग एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म पैनल भी बोल रहे हैं, दिस स्टैंडिंग एक्सटर्नल एडवाइजरी कमेटी will work on the guidelines for on-tap licensing for Universal Bank in private sector 2016 and for on-tap licensing of Small Finance Bank 2019. तो on-tap licensing क्या है, आप मुझे comment section में लिखकर बताइएगा. बेसिकली 2016 में यूनिवर्सल बैंक का कंसेप्ट दिया गया था, 2019 में स्मॉल फाइनेंस बैंक का कंसेप्ट आया था. And after evaluating all the application for Universal Bank and Small Finance Bank, this particular standing external advisory committee will send the recommendation to RBI for consideration, and after the final approval of RBI, any entity or the corporate entity can form the Universal Bank or the Small Finance Bank. अब जल्दी से देख लेते हैं बेसिकली जो 2 कंसेप्ट हैं ये है क्या. बैंकिंग लाइसेंस की अगर हम बात करें तो RBI 2 तरह के बैंकिंग लाइसेंसिंग इसमें दे रही है, यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस एंड डिफरेंशिएटेड बैंक लाइसेंस. इसको आप बहुत क्लियरली समझ लीजिए डिस्टिंक्शन कि क्या होते हैं यूनिवर्सल बैंक और क्या होता है डिफरेंशिएटेड बैंक्स. 2 तरह के लाइसेंस इशू हो रहे हैं, यूनिवर्सल बैंक लाइसेंस एंड डिफरेंशिएटेड बैंक लाइसेंस. Differentiated banks are those banks that serve the need of a certain demographic segment of the population. या हम बहुत सिंप्लीफाइड फॉर्म में बोले तो डिफरेंशिएटेड बैंक नाम से लगा डिफरेंशिएटेड, तो किसी एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए कॉन्स्टिट्यूट हुए, छोटी सी सर्विस प्रोवाइड करने के लिए या छोटे से जियोग्राफिकल सेगमेंट को या डेमोग्राफिक सेगमेंट को कुछ एक या 2 फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए सेटअप होते हैं. तो उनको बोलते हैं डिफरेंशिएटेड बैंक, या शॉर्ट फॉर्म में कहीं कहीं आपको एग्जाम्स में निश बैंक के नाम से भी मिलेगा. निश बैंक, निश माने होता है क्या बेसिकली? सब सेगमेंट, सेगमेंट विद इन सेगमेंट, तो उसको बोलते हैं निश. आप जो MBA के स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता होगा, निश मार्केटिंग आपने सुना होगा टर्म. तो निश इज बेसिकली सेगमेंट विद इन द सेगमेंट, तो उनको निश बैंक भी डिफरेंशिएटेड बैंक्स को बोला जाता है. स्मॉल फाइनेंस बैंक एंड पेमेंट बैंक्स आर एग्जाम्पल ऑफ डिफरेंशिएटेड बैंक्स इन इंडिया. तो स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक हमने सुना, जैसे एयरटेल हो गया, हमने सुना था पोस्ट पेमेंट बैंक्स, all these are the example of differentiated banks. Custodian banks and wholesale and long term finance bank, जिसको हम WLTF भी बोलते हैं, all these are the newly proposed differentiated banks. तो हालांकि अभी कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुए, प्रपोजल है इनका. तो डिफरेंशिएटेड बैंक अगर एग्जांपल की बात करें तो स्मॉल फाइनेंस बैंक आते हैं, पेमेंट्स बैंक्स आते हैं, कस्टोडियन बैंक्स आते हैं,
wholesale and long term finance banks. All these are the different types of differentiated banks. और जो आज की न्यूज़ में बैंक का जो किस टाइप के डिफरेंशिएटेड बैंक्स की बात हुई है, स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात हुई है. तो यूनिवर्सल बैंक अभी हम समझेंगे. अब पहले समझ लेते हैं स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होते हैं. दे आर, एज वी हैव डिस्कस्ड, दे आर निश बैंक्स दैट फोकस ऑन the particular services or the need of a certain demographic segment of the population. और बेसिक पर्पस था स्मॉल फाइनेंशियल बैंक को सेटअप करने का, दैट इट विल हेल्प इन फाइनेंशियल इंक्लूजन्स बाय प्रोवाइडिंग द provision for saving vehicle, supply of credit to small business units, small and marginal farmers, small and micro small industry and other organized sectors through high technology low cost operations. तो जो छोटे छोटे niche segments हैं फार्मर्स को, स्मॉल स्केल कंपनीज जो होती हैं, माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज होती हैं, उनको छोटी छोटी सेविंग्स जो होती है उनको लेंडिंग विद यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, लो कॉस्ट लेंडिंग एंड लो कॉस्ट ऑपरेशंस प्रोवाइड करना, फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने का बेसिक पर्पस होता है स्मॉल फाइनेंस बैंक. नाम से लग रहा है स्मॉल फाइनेंसिंग के लिए यूज होते हैं, लार्ज फाइनेंस इसमें नहीं इंक्लूड होते हैं. बेसिकली स्मॉल फाइनेंस बैंक का जो कंसेप्ट था वो नचिकेत मोर कमेटी ने सजेस्ट किया था जब उसने फाइनेंशियल इंक्लूजन पे अपनी रिकमेंडेशन दी थी. तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए कि स्मॉल फाइनेंस बैंक का कंसेप्ट किस कमेटी ने दिया था. तो याद रखेंगे नचिकेत मोर कमेटी ने. And when we talk about the scope of small finance bank, so small finance bank shall primary undertake the basic banking activity or the financial activities, that is acceptance of deposit and lending to unserved and under sections, basically marginalized section of the society या ऐसा सब segment जिसके पास proper funding available नहीं है. बड़े बड़े banks they are not ready to fund or they do not have the coverage of those marginalized sections or marginalized सेक्टर ऑफ द सोसाइटी और द इकोनॉमी. तो जो मार्जिनल फार्मर्स हो गए, माइक्रो स्मॉल कंपनीज जहाँ तक बड़े बैंक से पहुँच नहीं है, उनकी ब्रांच नहीं है, उनका कवरेज नहीं है, तो ऐसे कई बार ऐसा होता है कई सारे बहुत सारे वाइबल आइडियाज़ जो होते हैं स्मॉल स्केल इंडस्ट्री जो कि बहुत प्रॉमिसिंग होती है इन टर्म्स ऑफ देयर पोटेंशियल, बट बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ फंडिंग, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ फाइनेंस वो सर्वाइव नहीं कर पाते. तो इस तरह से फाइनेंशियल इंक्लूजन को इंक्लूड करने के लिए, बैंकिंग सर्विसेज को चीप कॉस्ट पे अवेलेबल कराने के लिए टू द मार्जिनलाइज सेक्शन or the sub segment of the society, these small banks play a very important role. There will be not any restrictions in the area of operations of the small finance bank. It means they can operate into any banking services, but अमाउंट जो इन्वॉल्व होगा, फाइनेंस जो पैसा इन्वॉल्व होगा वो छोटा अमाउंट होगा. करने को तो कोई भी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, डिपॉजिट्स भी कर सकते हैं, लेंडिंग भी कर सकते हैं, किसी भी इंस्ट्रूमेंट में कर सकते हैं, बट द अमाउंट विल बी स्मॉल. दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज स्मॉल फाइनेंस बैंक. अब देख लेते हैं यूनिवर्सल बैंक. बेसिकली यूनिवर्सल बैंक नाम से ही पता चल रहा है यूनिवर्सल कवरेज. सो दीज टाइप्स ऑफ बैंक प्रोवाइड अ वाइड रेंज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज लाइक कमर्शियल बैंकिंग, डेवलपमेंट बैंकिंग, मर्चेंट बैंकिंग, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इंश्योरेंस. All these sort of bankings or the related financial services will be provided by these universal bank. And India में universal bank का जो concept था वो recommend किया था नरसिम्हन कमेटी ने 1998 में और खान कमेटी ने 1998 में दोबारा से इसको रिपीट किया था कि इंडिया में there is a need of universal bank. And what is the aim? Aim is at widening and integration of different financial services so that economy of scale can be achieved and there will be less wastage of इकोनॉमिक रिसोर्सेज. क्योंकि अगर एक ही बैंक या कुछ ही इंस्टीट्यूशन सारी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे तो देयर विल बी द सिनर्जी. क्योंकि जनरली फाइनेंशियल सर्विसेज एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, चाहे वो इंश्योरेंस हो, चाहे वो कमर्शियल बैंकिंग हो, चाहे वो मर्चेंट बैंकिंग हो, चाहे वो डेवलपमेंट बैंकिंग हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग हो, सब आपस में कहीं ना कहीं रिलेट करती हैं. तो द रिलेशन विल इंक्रीज द सिनर्जी. और वो कहा हुआ था ना 1 और 1 11 होता है, तो दैट विल इंक्रीज द profit of the bank, reduce the cost of the operation, so that bank will achieve the economy of scale, owing to the less wastage and more widespread of business scope. तो इनको कभी कभी मल्टीपर्पस और मल्टी फंक्शनल फाइनेंशियल सुपर मार्केट भी बोलते हैं. तो याद रखेंगे अगर पूछा जाता है एग्जाम में, व्हाट आर द यूनिवर्सल बैंकिंग, मल्टीपर्पस, मल्टी फंक्शनल फाइनेंशियल सुपर मार्केट, एंड दे एक्चुअली प्रोवाइड ऑल सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज इंक्लूडिंग इंश्योरेंस.
तो म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस, क्रेडिट कार्ड, रिटेल लोन्स, फैक्टरिंग, ऑटो लोन्स, इन्वेस्टमेंट, हाउसिंग, म्यूचुअल फंड्स, lending, deposits, all sort of services are covered by these universal banks. So this will actually reduce the average cost, improve the spread by diversification. All these are the benefits. Definitely अगर benefits हैं तो shortcomings भी हैं. क्या shortcomings है? स्पेशलाइजेशन का लैक होता है. बैंक ही सारे यूनिवर्सल बैंक एक ही इंस्टीट्यूशन सारे काम कर रहा है, कमर्शियल बैंक भी दे रहा है, देख रहा है, और इन्वेस्टमेंट बैंकिंग भी देख रहा है, म्यूचुअल फंड्स भी देख रहा है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में भी डील कर रहा है, लोन्स में भी डील कर रहा है, डेवलपमेंट सर्विसेज में भी डील कर रहा है. तो दैट विल एक्चुअली लैक ऑफ स्पेशलाइजेशन. तो कई बार ऐसा होता है कि हर इंस्टीट्यूशन हर चीज़ में अच्छा नहीं हो सकता. तो दैट में डेवलप द प्रॉब्लम ऑफ मिसमैच इनटू द स्ट्रैटेजी. सो मेनी फाइनेंशियल सर्विसेज आर इंटरलिंक्ड बट समटाइम देयर इज़ अ लॉस ऑफ स्पेशलाइजेशन, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स कंपनी अपने एरिया में स्पेशलाइज्ड होती हैं. डेवलपमेंट जो बैंक्स होते हैं दे आर स्पेशलाइज्ड इनटू देयर ओन एरिया. अगर कमर्शियल बैंक से पूछे तो दे हैव द लेस अंडरस्टैंडिंग और द लेस एक्सपीरियंस और द लेस विजडम इनटू द म्यूचुअल फंड्स और द डेवलपमेंट बैंकिंग. तो इस तरह से कई बार लॉस ऑफ स्पेशलाइजेशन भी देखने को मिलता है. एंड सम टाइम बैंक्स में इंडल्ज देमसेल्व्स इनटू टू मेनी रिस्की एक्टिविटीज़. डेफिनेटली अगर इतना स्प्रेड बिजनेस होगा तो बहुत सारी रिस्की एक्टिविटीज़ में भी बैंक्स इंडल्ज होते हैं. एनपीए बढ़ने के बहुत चांसेस होते हैं, बिजनेस फेलियर के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं. तो इस तरह की प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं. हालांकि हम बात करें कि क्या इस तरह के यूनिवर्सल बैंक्स हैं, तो यूरोप में इस तरह के जो यूनिवर्सल बैंक्स हैं दैट आर वेरी पॉपुलर. इंडिया में भी हम कह सकते हैं ICICI आर मोर और लेस by doing the reverse merger of different subsidiaries are turning itself into the universal bank. Although it's not completely universal bank, but we can say they are actually converting or converging themselves into the universal banking. तो यूरोप में universal bank concept बहुत पॉपुलर है. हालांकि इंडिया में अब RBI is ready to give for यूनिवर्सल बैंकिंग और स्मॉल फाइनेंस बैंकिंग. तो ये दोनों तरह के जो बैंक्स होते हैं ये बेसिकली फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए, ईज़ ऑफ बैंकिंग सर्विसेज और डोर स्टेप पे कंज्यूमर के बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हैं. अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज़ क्लिप. फाइनेंस बिल गिव रिलीफ ऑन डिजिटल टैक्स एंड PF thresholds. Of Parliament on Thursday cleared the changes to the Finance Bill 2021, and as per the new proposed Finance Bill, there will be relief on digital tax to the companies or the e-commerce or the marketing companies, and there will be the release on PF threshold as well. So the bill of finance bill 2021 doubling the minimum limit of employee contributions to the provident fund over 5 lakh for the purpose of taxation and with some riders. इससे क्या होगा, जो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है LIC, उसके लिए एक रास्ता ओपन हो जाएगा. दैट देयर इज पेविंग ऑफ द वे फॉर LIC फॉर लिस्टिंग इटसेल्फ इनटू टैक्स assumptions ऑन डिजिटल टैक्स, जिसको हम इक्वलाइजेशन लेवी भी बोलते हैं. उस पर भी जो ई-कॉमर्स कंपनीज हैं उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलेगा एज पर दिस फाइनेंस बिल 2021. तो LIC की लिस्टिंग के लिए रास्ता ओपन हो जाएगा. जो कॉरपोरेट्स बेसिकली ई कॉमर्स कंपनीज हैं उनको जो डिजिटल टैक्स है उससे थोड़ा रिलीफ मिलेगा. व्हाट इज डिजिटल टैक्स, यू कैन गो टू द डिस्क्राइब सेक्शन ऑफ दिस चैनल. वहाँ पर मैंने डिजिटल टैक्स ऑलरेडी डिस्कस किया है. तो जो अभी LIC की जो थ्रेशोल्ड लिमिट थी 2.5 लाख तक की जो LIC इन्वेस्टमेंट पे, उसको बढ़ा करके 5 लाख तक का कर दिया. तो डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू हेल्प द टैक्स पेयर्स. हालांकि जो EPF कॉन्ट्रीब्यूशन जो PF को थ्रेशोल्ड को इंक्रीज किया गया, दैट इज़ ओनली गोइंग टू बेनिफिट द गवर्नमेंट एम्प्लॉय. प्राइवेट सेक्टर के लिए उसका कोई खास बेनिफिट नहीं है. एनी फ्यूचर IIFCL और DFI merger to be exempt from capital gains. तो कुछ सारे important decisions लिए गए हैं under this finance bill basically to support the different sector और the tax player. अब देख सकते हैं नेक्स्ट क्लिप. सेबी रिलेक्टेंट ऑन नॉर्म्स फॉर 80 बॉन्ड वैल्यूएशंस. तो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया बेसिकली रिलेक्टेंट है, ऐसा मैंने पहले भी डिस्कस किया था, टू रिवर्स द नॉर्म्स फॉर 80 बॉन्ड. जो फाइनेंस मिनिस्टर ने रिक्वेस्ट करी थी फिलहाल के लिए, सेबी इज नॉट एक्चुअली गोइंग टू fully change these norms but relax the few norms for valuing the perpetual bonds. The norms which had sought to value bank deemed
The residual maturity of Basel 3 additional tier 1 bond as 100-year debt from April 1. तो फिलहाल के लिए सेबी ने बहुत अच्छे तो संकेत नहीं दिए, बट एटलीस्ट फ्यू नॉर्म्स दैट सेबी इज गोइंग टू चेंज ऑन 80 बॉन्ड्स एज पर द रिक्वेस्ट ऑफ फाइनेंस मिनिस्ट्री. अब क्या क्या मेच्योरिटी में चेंज किए हैं, 10 साल का मेच्योरिटी में 20-30 साल की, बहुत ज़्यादा टेक्निकल डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है. फिलहाल के लिए जो परपेचुअल बॉन्ड्स थे उनकी वैल्यूएशन की जो मेथडोलॉजी है उसमें थोड़ा सा चेंज किया है एज पर द फाइनेंस मिनिस्ट्री डायरेक्शन. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. DFI टू गेट डायरेक्ट एक्सेस टू RBI's फंडिंग फैसिलिटी. रिसेंटली हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं. डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो DFI सेट होने का जो प्रपोजल है, उसके प्रपोजल के लिए क्या फंडिंग होगी, क्या स्ट्रक्चर होगा, इस पर डिस्कशन चल रहा है. कई टाइम से गवर्नमेंट भी डिस्कस कर रही, कई सारे राउंड ऑफ मीटिंग्स हो रहे हैं. एज पर द yesterday news, DFI will get direct access to RBI's funding facility and government may guarantee bond and debenture and loan issued by these new institutions. तो गवर्नमेंट की गारंटी रहेगी, RBI की डायरेक्ट फंडिंग का एक्सेस रहेगा. तो DFI जो कि डेवलपमेंट फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है, बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर के केस में इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में डेवलप कॉन्स्टिट्यूट किया जा रहा है, तो उसको फंड रेजिंग में, फंड पूलिंग में बहुत आसानी रहेगी. तो इंफ्रास्ट्रक्चर जब DFI के पास फंड अवेलेबिलिटी ठीक रहेगी, सफिशिएंट फंड रहेगा, तो दे कैन ऑल्सो लेंड टू द डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट. तो DFI को अगर RBI की डायरेक्ट फंडिंग रहेगी, गवर्नमेंट की गारंटी रहेगी उसके बॉन्ड्स पर, डिवेंचर पर, डेफिनेटली DFI को चीप इंटरेस्ट रेट पे फंड अवेलेबल होगा, या जिसको हम बोल सकते हैं जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल होगी दैट विल बी low. So DFI will be able to borrow money from Reserve Bank repayable on demand or on the expiry of fixed period not exceeding the 90 days from the date on which money is so borrowed against the security of stock, funds and other securities. तो नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट बिल 2021 में क्लियरली मेंशन किया गया है कि DFI कैन ईजिली बोरो फ्रॉम RBI अगेंस्ट द बिल ऑफ एक्सचेंज और द प्रॉमिसरी नोट, एंड दैट विल मेक द ईजी अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स टू DFI. और फंड्स और चीप कॉस्ट पे अवेलेबल है, या चीप कॉस्ट मतलब कम इंटरेस्ट रेट पे अवेलेबल है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी, तो डेफिनेटली DFI जो लेंडिंग करेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स को, वो भी लेस इंटरेस्ट रेट पे लेंडिंग कर सकते हैं. अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप. सेंटर कैंसल लास्ट बॉन्ड ऑक्शन फॉर दिस फिस्कल ईयर. जिस तरह से बॉन्ड की यील्ड रेट बढ़ रहा है उसको देखते हुए फिलहाल सेंट्रल गवर्नमेंट ने इस पर्टिकुलर फिस्कल ईयर का जो लास्ट बॉन्ड ऑक्शन था उसको कैंसिल कर दिया है. सो एज अ रिलीफ टू द बॉन्ड मार्केट, द गवर्नमेंट हैज कैंसिल्ड द लास्ट बॉन्ड ऑक्शन ऑफ द फाइनेंशियल ईयर दैट वाज एक्चुअली शेड्यूल्ड ऑन March 26. जिससे गवर्नमेंट ने प्लान किया था अप्रॉक्सीमेटली 20,000 करोड़ का फंड रेज करने की, लेकिन फिलहाल के लिए दैट ऑक्शन इज कैंसल एंड दिस cancellation will provide the relief to the bond market जो कि continuously yield rate increase हो रहा है. So these are the references. And if you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on Twitter, ResearchGate, Facebook and Insta. Link for the same has been given in the description box. If you want to download the Business Standard newspaper, the link has been given under description box. And if you have any query and suggestion, write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you.